वेलकम बैक वंस अगेन। जरा सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जबकि फवाद चौधरी और उनके वकला ने मुखालिफत की थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान ने फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया और 27 जनवरी को वापस पेश करने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी का पिम्स से तिबी मुआयना भी हुआ। डॉक्टर्स ने पीटीआई रहनुमा को सेहतमंद करार दे दिया। आदिल तनोली रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी की ड्यूटी जज नवेद खान की अदालत में पेशी। इलेक्शन कमीशन के वकील और पुलिस प्रोसिक्यूशन टीम ने मुलजिम के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सर्च वारंट के बाद फवाद चौधरी के घरों की तलाशी लेनी है, मुलजिम के मोबाइल, लैपटॉप समेत दीगर डिवाइसेस बरामद करनी है, रिमांड दिया जाए, फोटोग्रामेट्री टेस्ट और वॉइस मैच भी करवाना है, मालूम करना है फवाद चौधरी के पीछे कौन लोग हैं। पीटीआई रहनुमा के वकला की जानिब से रिमांड की सख्त मुखालफत कर दी गई। कहा बयान लाहौर में दिया तो मुकदमा भी वहीं दर्ज होना चाहिए था, केस खारिज करने की भी इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीर का मकसद बगावत पर उकसाना था। ECB के खिलाफ नफरत अंगेजी करके इदारे के मुलाजमीन को खतरे में डाला गया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा। इस पर फवाद चौधरी ने लुकमा दिया, हाँ तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की ही हो गई है। अदालत से बोलने की इजाजत लेकर फवाद चौधरी ने यू टर्न भी ले लिया कि मैंने धमकी नहीं दी, सिर्फ समझाया था, मेरी बातें गलत कोट की गई हैं, मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, जो भी बात करता हूँ पार्टी पॉलिसी होती है, मुझे हथकड़ियाँ लगा कर लाए, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, दहशतगर्द नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनकर जिस्मानी रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बाद में फैसला सुनाते हुए 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये तमाम तर सियासी सूरत हाल है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद ही बातें भी हो रही हैं कि क्या पीटीआई के बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। सो वी हैव एंकर पर्सन किरण नाज, उनसे जानते हैं कि उनका क्या एनालिसिस है इस तमाम तर मामले पे। अस्सलाम वालेकुम किरण, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएगा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि पीटीआई के दीगर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर खान साहब। और रिसेंटली जमान पार्क में लोगों को इकट्ठा किया गया, पीटीआई की तरफ से एक ड्रामा किया गया कि माइट बी पॉसिबल खान साहब गिरफ्तार हो जाएं। सो आप क्या कमेंट करेंगी? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। महक, आपके प्रोग्राम के आगाज़ में ना मैं एक कहानी सुनाती हूँ बड़े मज़े की। जी जी। हमारे बचपन में आपने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोग सुनाया करते थे, बड़ी बूढ़ियाँ सुनाया करती थी। एक शेर वाली कहानी सुनाया करती थी, एक चरवाहे की। एक चरवाहा एक गांव में जाया करता था और वो जब जाता था तो वहाँ पर आवाज़ें लगाता था, शेर आ गया, शेर आ गया। तो उसको देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आ जाते थे, जो गांव वाले लोग होते थे, बेचारे सीधे साधे मासूम लोग थे, वो आ जाते थे उसको बचाने के लिए। जब गाँव वाले लोग आ जाते थे तो जो चरवाहा होता था ना, वो उनका बड़ा मजाक बनाता था। ये उसने अपना मामूल बना लिया था। हर दफ़ा वो यही करता था, जब उस गाँव में आता था तो वो आके शेर आया चिल्लाता था, लोग आते थे उसको बचाने के लिए और वो उनका मजाक बनाया करता था। चरवाहे का मामूल बन गया और जो लोग हैं उनको भी मालूम हो गया कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। तो फिर उसके बाद एक दिन वाकई शेर आ गया और आके उस चरवाहे को खा कर चला गया, लेकिन वो चिल्लाता रहा और शेर आ चुका था, लेकिन जो गांव वाले थे ना वो उसको बचाने नहीं आए। तो ये बहुत सारे लोगों को, और ये सियासी अगर मामलात से ये इत्तेफाक महज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा तो और कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एनीवे, आपने जो गिरफ्तारियों के हवाले से बात की है ना महक, तो बहुत सारे लोग पिछले 10 महीने से स्पेशली मौजूदा हुकूमत के, वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार तो कर चुके हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, माज़ी करीब की 1 साल पहले की बात है, किस तरह से सियासी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, कितने किलोग्राम हीरोइन डालकर गिरफ्तारियां हो जाया करती थी, अदालतों से जमानतें नहीं मिला करती थी, बड़े सारे मसाइल हुआ करते थे कि बहुत दूर की बात नहीं है, ये आज से 10, 12, 15 महीने पहले की बात है। लेकिन अब वही तमाम वज़रा, वही तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, वो इस ख्वाहिश का इजहार तो कर चुके हैं, ये बात तो बार बार कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां अमल में आनी चाहिए। इमरान खान साहब जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की धमकियां वो दे चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, ये तो अगर आप खान साहब के बयानिए देखें ना, जितनी बातें उन्होंने की हैं, इससे ये बहुत बहुत कम है। और अगर इस लेवल पर गिरफ्तारी होनी थी तो सबसे पहले तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे इस वक्त के हालात हैं, वो ये इस सारी सिचुएशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लगता ऐसा है, महसूस ऐसा होता है। कल आपने बात सुनी होगी शाह महमूद कुरैशी साहब की या असद उमर साहब की, उन तमाम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब फवाद चौधरी साहब, क्योंकि पार्टी तर्जुमान है,
पहली सफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब ऐसा महसूस होता है कि शायद आगे असद उमर साहब की या शाह महमूद कुरैशी साहब की, दीगर लोगों की भी गिरफ्तारियां अमल में आए, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोचना है। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर मैं देखती हूँ मुस्लिम लीग नून स्पेशली जो मौजूदा हुकूमत है, उस जमात का अगर मैं स्टांस देखती हूँ, तो कल ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रही थी तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ना कोई ऐसा इरादा है, ना हम ऐसा कुछ चाहते हैं और ना हम सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं जो कुछ हमारे साथ होता रहा है। बट अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि 22 मुकदमे खान साहब के ऊपर हैं, 22 FIRs हैं उनके ऊपर, बहुत सारे केसेस हैं, तोशाखाना का मामला है, फिर एक जगह तो वो अपना एतराफ़ भी कर चुके हैं कि किस तरह से पैसा इस्तेमाल हुआ, क्या कुछ हुआ, तो ऐसा महसूस होता है कि गिरफ्तारी तो होनी है, और अगर होनी है तो सिचुएशन मुतहम्मिल हो नहीं सकती। एग्जैक्टली किरण, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है अगर तो खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, बिकॉज हमने देखा कि PTI तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी सियासत करती है जो कि मेरे नज़दीक अखलाकियात से आ रही होती है, बिकॉज हमने देखा कि ना सिर्फ खान साहब बल्कि महक हम प्रेडिक्शन भी यही कर रहे थे, हम प्रेडिक्शन भी यही कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जो 2022 का साल था ना, जिसमें भरपूर एजुटेशन थी, जिसका आगाज हो चुका था जनवरी फरवरी से, फिर उसका एंड रिजल्ट हमें मार्च अप्रैल में नजर आया, और मार्च अप्रैल के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई तो फिर हमें अप्रैल से थ्रू आउट आज तक एजुटेशन ही नजर आ रही है। तो ऐसा महसूस होता है जो 2023 है ये इलेक्शन का साल है, लेकिन इसमें एजुटेशन बहुत ज्यादा होनी है, और जिसका आगाज हमें परसों रात और कल सारी सिचुएशन से भी लगाया जा सकता है कि अच्छा किरण, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, एक मेरा सवाल ले लीजिएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो PTI के लोग हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि वो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों पर तनकीद कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब की बात तो आपको याद ही होगी, जो वो अपनी रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि जी जिसने गिरफ्तार करना है कर लें, हम यहीं बैठे हैं, हम यहीं खड़े हैं। तो आई थिंक उन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए, मुँह से अल्फाज की अदायगी करते वक्त थोड़ा उन्हें समझ बूझ रखनी चाहिए कि वो किस इदारे के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है महक कि जिस दिन हमारे तमाम पॉलिटिशियंस जो है ना वो पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझना शुरू हो जाएंगे, तो वो इदारों के हवाले से भी मोहतात हो जाएंगे, वो पाकिस्तान के हवाले से भी मोहतात हो जाएंगे, और उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी सियासत की डायरेक्शन बेसिकली होनी क्या चाहिए। अगर आपकी रेड लाइन इमरान खान है तो क्या इमरान खान साहब कानून से बालातर हैं? क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान से बालातर हैं? आप मिसाल दे रही हैं फवाद चौधरी साहब की बात की, मैं आपको मिसाल देती हूँ अली अमीन गंडापुर साहब की, दीगर लोगों की। यहाँ तक बात हो रही है कि अगर इमरान खान पर हाथ डालने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब, ठीक है पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, इस वक्त जो उनका नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है वो सेल हो रहा है, लोग उसे बाय कर रहे हैं, लेकिन कब तक? क्या पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी शख्सियत इस मुल्क में हो सकती है? क्या कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर रेड लाइन हो सकती है? तो किसी के लिए भी, वो चाहे मैं हूँ, आप हूँ, पॉलिटिशियंस हों, सियासतदान, कोई भी, किसी भी इदारे के रहनुमा, उन तमाम की रेड लाइन पाकिस्तान है। तो अगर आप पाकिस्तान में एजुटेशन की कोशिश करते हैं और आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि खान साहब पर हाथ डाला गया तो ये पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ होगा, तो बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए काम करने की इस वक्त ज़रूरत है। तमाम सियासतदानों को होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को ये एक ज़ौम कह लीजिए, या अगर उनको लगता है और अगर उनको अपनी मेजॉरिटी नज़र आ रही है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो ये इलेक्शन ईयर है ना, आप इलेक्शन के ऊपर तवज्जो देते। लेकिन आपने एजुटेशन की सियासत, क्योंकि आप इसमें चैंपियन हैं, आपको अपोजिशन की सियासत हमेशा सूट करती है, तो आप अभी भी वही एजुटेशन ही कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महक, जब उन्होंने पहली सीट ली थी 2001 में, उस वक्त भी मुशर्रफ साहब के दौर में भी, फिर वो 35 सीटें, और अब जब दोबारा उन्होंने हुकूमत बनाई, ये तमाम चारों अदवार में खान साहब हमेशा असेंबली से इसी तरह से निकल जाते हैं। एक सीट पे भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, 35 सीटों पर भी इस्तीफा दिया था, और इस दफा भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस बार उन्होंने सिचुएशन ये की है, खान साहब को शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी बेहतरीन चल रही है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी उनकी बेहतरीन चल रही होती तो वो अपने आप को बंद गली में ना ले जाते। एग्जैक्टली किरण, उनके पास अब फेस सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं, समझ नहीं आया। अब बहुत हम ये भी देखते हैं कि खान साहब को ये समझ नहीं आया कि उनकी हुकूमत किसने गिराई है। बिल्कुल, अमेरिका से लेकर वो निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तक आ गए हैं, लेकिन उनको आज तक ये समझ नहीं आया कि मोहसिन नकवी साहब ने उनकी हुकूमत गिराई है या अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है। और किरण हमें ये भी समझने की जरूरत है कि PTI तो ये कहती है कि जी जो हमारे नून लीग है या जो हमारी पीपल्स पार्टी है या हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ सियासतदान है वो बौखलाहट का शिकार है, लेकिन इस सिचुएशन में PTI शायद खुद बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि कुछ फेस सेविंग
सेविंग के लिए नहीं है, कोई अब लास्ट उनके पास तुर्क का पता नहीं है, या कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिससे वो प्ले कर सकते हैं। मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ, मरीम नवाज़ की वापसी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि क्या मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार हो सकती हैं? उनकी वापसी पर क्या सियासी सूरत हाल बन सकती है, स्पेशली पंजाब की, क्योंकि पंजाब हमेशा हॉट फेवरेट रहा है और सबकी नज़रें होती है पंजाब पे। सो क्या लगता है आपको? देखें, पंजाब जो है ना वो मरकज़ की सियासत को एनालाइज करता है और वो मरकज़ की सियासत को फाइनलाइज कर रहा होता है कि मरकज़ में किसकी सियासत होगी। इस वजह से पंजाब पर सबकी नज़रें होती हैं। जो हम पहले बात कर रहे थे उसको कंक्लूड करते हुए मैं यहाँ पर आती हूँ, इस बात पर आती हूँ। देखिए, इस वक्त खान साहब अगर बौखलाहट का शिकार भी है ना, तब भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स सिर्फ इमरान खान साहब ही कर रहे हैं, और जो उनके पीछे जो दीगर जमातें हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, PDM की जो जमातें हैं, वो खान साहब से एक स्टेप पीछे नज़र आ रही हैं। और अगर मौजूदा हुकूमत ये साबित कर देती है, अपनी 10 महीने में परफॉर्मेंस कुछ दिखा देती, तो इमरान खान साहब जिस तरह से अपने आप को बंदगली के अंदर ले गए हैं ना, पंजाब से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको लगा शायद बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी, सिंध उन्होंने KPK से भी असेंबलियां छोड़ दी, उनको लगा बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। अगर यही मौजूदा हुकूमत परफॉर्म कर रही होती तो आज इमरान खान साहब जो है ना, वो अपनी वो जो एक सियासी मौत होती है, वो खुद ही उन्होंने एक सियासी मौत मर जाना था। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने परफॉर्म ही नहीं किया, वो साबित नहीं कर पाई, इस वजह से इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो सेल हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपने मरियम नवाज साहिबा की वापसी की बात की है, मरियम नवाज साहिबा वापस आती हैं और साथ साथ जो स्पेशल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, नवाज शरीफ साहब की वापसी। अगर ये वापस आते हैं और वापस आने के बाद अपनी जो सियासी गहमा गहमी और जो सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे, तो खान साहब के लिए वाकईतन बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी परेशानी का शिकार इसलिए क्योंकि उनकी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं है, मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर आपको याद हो तो खान साहब को अगर कोई टफ टाइम देने वाला है ना, अगर कोई टफ आवाज है, अगर कोई कोई जानदार आवाज कह लीजिए, तो वो मरियम नवाज साहिबा की आवाज है। क्योंकि इमरान खान साहब उमूमन जब अपने जलसों में खड़े होते हैं तो वो मरियम नवाज साहिबा को जवाब दे रहे होते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा को टारगेट कर रहे होते हैं। तो मरियम नवाज की पर्सनैलिटी, उनका जो जिस तरह से उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो लेकर चल रही हैं, वो एक क्राउड पुलर हैं, वो क्राउड को निकालना जानती हैं, वो आवाम की नब्ज को पकड़ना जानती हैं, और इस वक्त वो अपने वालिद साहब के पास से आ रही हैं वापस। तो यकीनन उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे फार्मूलाज होंगे, कुछ डिफरेंट फार्मूलाज होंगे उनके पास कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की भी नजरें उनकी तरफ हैं, और साथ साथ जब तक उनके वालिद नहीं आ जाते तो मरियम नवाज साहिबा के हाथ में ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब की, क्योंकि जो तख्ते लाहौर है ये मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ रहा है। पिछले दिनों जो कुछ होता रहा, जिस तरह से मामला जो है वो PTI के पलड़े में गए हैं, तो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इस वक्त ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब वो वापस आ जाती हैं, उनके आने के बाद, और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आ जाने के बाद, इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल वाक़ईतन पंजाब में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर तो ये जो हमारे सामने एक बात की जाती है कि जी 2/3 मेजॉरिटी से हम आएंगे, अगर ये वाली सारी सिचुएशन होती ना, तो फिर ये बौखलाहट, ये एजुटेशन, ये सवाल करना, ये बार बार पूछना, ये एक नैरेटिव आगे के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इलेक्शन में लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमने बल्दियाती इंतखाबात में कराची में बहुत ज्यादा हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देख लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल किरण आप ठीक कह रही हैं। और देखिए कि उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से एक तो लगती हुई ना हमें नजर आई। जाहिर सी बात है, आपके अपने किए हुए काम ही आपके आगे आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काटा वो बोया। अच्छा, मैं साथ ही एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। MQM जो है वो मुतहर्रिक हो रही है, एहतजाज की बात कर रही है। क्या आने वाले इलेक्शन में MQM दोबारा अपना जोर मनवा सकती है, अपनी वो पावर शो कर सकती है जिसका वो दावा करती है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमेशा से एक मसला रहा है कि वो हमेशा हुकूमत में होती है और हमेशा अपनी बेबसी का इजहार कर रही होती है। तो अगर MQM ने वापस आना होता और उतनी शिद्दत से आना होता जो एक तैका हुआ करता था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, तो वो हमें बल्दियाती इंतखाबात में नजर आ जाता। लेकिन बिल्कुल एंड नोट पर ग्राउंड छोड़कर भाग जाना, उसके बाद ये एहतजाज शायद एक अवामी लॉलीपॉप तो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो जो एक पहले वाला एक पावर था, एक तैका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हुआ करता था, वो अब वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
एक जो तासुर था, आम तासुर था, वो ये भी था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बॉयकॉट किया, इस वजह से भी कराची के अवाम नहीं निकली। और वो इस वजह से नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मोहब्बत में उन्होंने बॉयकॉट किया है, क्योंकि एक बड़ा स्टेक था ना कराची की अवाम का, जो एक बहुत ज्यादा एक भरोसा कह लीजिए। एग्जैक्टली, अवाम गुस्से में है किरण। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, ठट्टा के लोग गुस्से में एमकेएम को लेकर काउंटर पे निकलती। जी जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम अब उस शिद्दत के साथ और उस पावर के साथ, जिस तरह की एक पहले कराची में एक स्टेक हुआ करता था एमक्यूएम का, आई डोंट थिंक सो कि उस तरह से दोबारा स्ट्रांग हो सकती है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड साथ साथ देख लीजिए कि हमेशा हुकूमत में रहते हैं, हमेशा बेबसी का इजहार करते हैं, तो शायद आगे भी ऐसे ही कुछ हो। सही है, ठीक है किरण, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू पाकिस्तान की जो सियासत है, जैसे जैसे वक्त आगे जाता रहता है, लम्हा ब लम्हा वो सूरत हाल हमें बदलती नजर आती है।